हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में कुछ लोगों को डाउट है, वो मैं डिस्कशन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि फिर से हमारे पास सम वाला फॉर्मूला, ठीक है। आपको 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक करना है बस, ठीक है। तो 17 तक सारे क्वेश्चन ट्राई करते रहो, सबका मेथड सेम ही टाइप का है, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या दिया हो, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था। 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 है ना, और इस टाइप से बढ़ता जा रहा है। और लास्ट टर्म क्या है, 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। यही चीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि अपना pn स्टेटमेंट लिखना होगा, है ना। तो pn स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, याद है? तो सिंपली जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसी स्टेटमेंट को हम क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट pn इज 1 इंटू 3, ठीक है। जो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है वहीं से आपको pn स्टेटमेंट मिल जाएगा। 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 बाई 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको n इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है ना। तो 4 n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 क्यों लिया, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन किसके लिए ट्रू होगा, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होना चाहिए, है ना। तो n इक्वल टू 1 लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, जब कुछ भी मेंशन नहीं दिया रहा है तो बस हमें बाय डिफॉल्ट नेचुरल नंबर लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ कौन सा टर्म होगा, एक ही टर्म आएगा, है ना। तो यहां पे पुट करोगे तो कितना आएगा, 1 इंटू 3 आएगा। तो 1 इंटू 3 कितना हो गया, एक्चुअली में 3 के इक्वल हो गया। राइट हैंड साइड में n इक्वल टू 1 पुट करो, तो n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, n की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 इंटू 4 प्लस 6 अभी देखो सही आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या किया कि n इक्वल टू 1 के लिए इसको ट्रू प्रूफ किया, ठीक है। तो वहीं से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। तो n इक्वल टू 1 के लिए मेरा ट्रू प्रूफ होगा, यहां तक आप लोगों ने ऑलरेडी किया होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेट्स एज्यूम दैट p ऑफ 1 इज, है ना, लेट्स, जो हमने स्टेटमेंट थर्ड पॉइंट लिखा था, लेट्स एज्यूम दैट p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, है ना। तो ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू होना चाहिए, तो हमें p ऑफ k स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए। और p ऑफ k स्टेटमेंट क्या होगा, ऊपर वाले में जहां पे n है उसके जगह पे आप क्या कर दो, k पुट कर दो, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1, और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। यहां तक क्लियर है ना। ये हमने एज्यूम इसको ट्रू किया। नाउ अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn is also true for n इक्वल टू k प्लस 1। तो पहले हम p ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट ले लेंगे, और p ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट क्या होगा, जहां जहां पे p ऑफ k स्टेटमेंट लिखा हुआ है, k की जगह पे आप क्या करो, k प्लस 1 रिप्लेस कर दो। तो यहां पे देखो k प्लस 1 रिप्लेस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2k प्लस 1, देखो। और यहां पे k की जगह पे k प्लस 1 रिप्लेस करोगे तो क्या बन जाएगा, 2k प्लस 3, दिख रहा है।
और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा k+1, और हर जगह पे देखो मैं k+1 रिप्लेस कर रहा हूं, तो 4k+1 का होल स्क्वायर प्लस 6k+1 -1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये टर्म है। बस अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेना। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको दिख जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी pk+1 का लेफ्ट हैंड वाला पार्ट लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 × 3 + 3 × 5 × 5 + 7 अप टू कहां तक जाएगा 2k+1 × 2k+3 तक, है ना। तो ये देखो ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये k+1 का स्टेटमेंट है ना। और k+1 यानी जस्ट इसके पहले तक का टर्म क्या होगा, यहां से यहां तक का टर्म क्या होगा pk होना चाहिए, है कि नहीं। तभी तो उसमें 1 ऐड किया तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल गया, है ना। तो इसका मतलब इसका जो यहां से यहां तक का सम होगा वो कितना होगा, वो यही सम होगा जो आपने यहां पे p ऑफ k में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपली आप इसकी वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो। तो यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा k × 4k² + 6k - 1 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो देखो इसका सम हमें ऑलरेडी pk स्टेटमेंट में गिवन था तो मैंने यूज कर लिया, और प्लस ये टर्म एक्स्ट्रा है तो ये टर्म आप लिख लो यहां पे। तो ये कितना हो जाएगा 2k + 3। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, बस इस पूरे एक्सप्रेशन को इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करो, एक्सपेंड करके लिखो, 3 से एलसीएम लेके सॉल्व करो, है ना। और ये पूरे टर्म को एक कंप्लीट ऊपर में टर्म लिखो डिवाइडेड बाय 3 के टर्म में आना चाहिए, लेके आप आओगे, है ना। और इतना करने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे जाना है और राइट हैंड साइड वाले इस वाले पार्ट को भी आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना है, कर पाओगे। इसको भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये जब सिंप्लीफाई करके आप लिखोगे यहां पे एक्सप्रेशन, तो ये भी सेम इसी टाइप का आएगा, जो यहां पे होगा ये यहां पे होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपका इक्वल होगा, तो आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां से आगे बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सिंपली आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, पूरा सबको ओपन करके मल्टीप्लाई करके यहां पे आप अच्छे से लिख दो। राइट हैंड साइड में भी इसको मल्टीप्लाई करके यहां पे आप इसको लिख दो, और फिर कंपेयर करके देखो कि दोनों सेम है कि नहीं। ठीक है, तो वहां से आप चेक करोगे दोनों आंसर आपका सेम आएगा। कर लोगे महक? ठीक है, तो ट्राई करना उसको और देखना वो सॉल्व होता है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं असाइनमेंट शीट पे। असाइनमेंट शीट में क्वेश्चन नंबर 22, असाइनमेंट शीट में क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 तो इजी है, इसमें क्या दिक्कत है। देखो किसके अबाउट चेंजेज है, वाई एक्सिस के अबाउट, सॉरी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके अबाउट चेंजेज है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट चेंज तो निकाल सकते हो ना। महक इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तुम्हें क्या, देखो पहला वाला क्वेश्चन 22 क्या है, sin की पावर 4 3π/2 माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस sin की पावर 4 3π + अल्फा, ठीक है, माइनस 2 sin की पावर 6, देखो sin की पावर 6 π/2 प्लस अल्फा, ठीक है, प्लस sin की पावर 6 5π माइनस अल्फा, ठीक है, और ये 2 से मल्टीप्लाई। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। पहली चीज तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो पावर लिखा हुआ ये इसके होल पावर में है। ठीक है, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मैं इस तरीके से लिख के दिखा रहा हूं आपको। तो ये क्या लिखा हुआ है 3π/2 माइनस अल्फा का होल टू दी पावर 4। ठीक है, यहां पे जो पावर 4 लिखा रहता है इसका मतलब ये होल पावर में, प्लस साइन 3π प्लस अल्फा को हम क्या लिखेंगे, ये होल टू दी पावर 4 लिखा हुआ है, माइनस 2 टाइम्स साइन π/2 प्लस अल्फा, इसके होल पावर में 6 है, और ये साइन 5π माइनस अल्फा जो है ये इसके पूरे के पावर में होल पावर 6 है। ठीक है, अब बताओ साइन 3π/2 माइनस अल्फा कितना होगा, साइन 3π/2 माइनस अल्फा,
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, 3π/2 कहां पे लाई करता है, यहां पे, है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस में। ये हमारा 3π/2 है, याद है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 2π है। तो 3π/2 किस एक्सिस के अबाउट चेंज है, वाई एक्सिस के अबाउट चेंज। तो वाई एक्सिस में साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। क्लियर है। और माइनस 3π/2 माइनस एल्फा है ना, तो 3π/2 माइनस एल्फा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां पे मैंने नेगेटिव लगा दिया और इसके होल के पावर में 4 है, प्लस यहां पे 3π प्लस एल्फा। 3π कहां पे हो जाएगा, तो देखो 3π कैसे लिखोगे, ये मेरा कितना होता है 1π, एक और लोगे 2π, एक और लोगे 3π। तो 3π आप फिर से कहां पे पहुंच गए, इसी वाले एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, है ना। और ये 3π एक्स एक्सिस के अबाउट फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता, तो साइन किस में रह जाएगा, साइन एल्फा में ही रह जाएगा। अब 3π प्लस एल्फा है, तो प्लस एल्फा करोगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। दिख रहा है, किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये देखो, ये लिखा मैंने, यहां तक क्लियर है। और ये 3 बाहर में मल्टीप्लाई था, इसको मैंने ये लिख दिया, माइनस टाइम्स 2, यहां पे देखो साइन π/2 प्लस एल्फा। π/2 यहां पे है, एल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में, वाई एक्सिस के अबाउट चेंज है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, है ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव लिखा, तो ये कॉस की पावर 6 एल्फा, प्लस साइन 5π माइनस एल्फा। 5π कहां पे आएगा, फिर से देखो आप, है ना। तो 5π कहां से आएगा, देखो 1π, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π। फिर से कहां पे पहुंच गए आप, इसी वाले पॉइंट पे पहुंच गए, है ना। और यहां से 5π माइनस अल्फा मतलब किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो फंक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट चेंज है, तो साइन अल्फा किस में रह जाएगा, साइन में ही रह जाएगा, है ना। तो फाइनल आप जब एक्सिस के अबाउट चेंजेस वगैरह करोगे तो ये इस वाले फॉर्मेट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसको आप अब इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस की पावर 4 अल्फा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा, है ना। नेगेटिव ऊपर में पावर पॉजिटिव है, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। और यहां पे क्या लिख पाओगे, कॉस अल्फा, कॉस की पावर 6 अल्फा प्लस साइन की पावर 6 अल्फा। यहां तक पहुंच गए। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब देखो जब भी आपके पास इस टाइप का पावर दिखाई पड़े तो हमें करना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में सोचना है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। ये भी हम इसको लिख सकते हैं पावर 4 को, ठीक है। माइनस टाइम्स इस वाले में देखो, इसको मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब। समझ में आ रहा है, ये मैंने ये चीज किया। और अब देखो यहां पे इसमें देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या, बस कम किस चीज है, प्लस अगर मैं इसमें 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा ऐड कर दूं और 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, बताओ। मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, क्या कोई फर्क पड़ेगा इसमें, इस वाले पार्ट में देखो, मैंने इस वाले पार्ट में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये दोनों बाद में फिर कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसी पार्ट को, अब ये वाला कंबाइन पार्ट आपको क्या दिख रहा है, ये वाला कंबाइन पार्ट आपको क्या दिख रहा है, अब देखो यहां से यहां तक वाला पार्ट आपको क्या दिख रहा है, साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। देखो दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, दिख रहा है कि नहीं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। देखो इस पूरे पार्ट को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं, और ये टर्म मेरा आगे बचा हुआ है, तो इसको मैंने फिर से यहां पे लिख दिया, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है यहां तक। और इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये 3 पहले से था यहां पे। माइनस टाइम्स 2 इस वाले पार्ट में देखो, अगर मैं इसको a मान लू, इसको b मान लू, तो ये क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, 10th में आपने पढ़ा था, क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का,
ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, तो ए कितना है कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, याद होगा आपको। तो देखो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा को, बस मैंने क्या किया, सिंपली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला किसको याद नहीं है वो यहां से देख लो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, जिसको याद नहीं है लिख लेना, ये सब फॉर्मूला बार बार यूज होता है। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, है ना। तो देखो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, दिख रहा है क्या, माइनस टाइम्स 2 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो ये सिंपली वैल्यू हमारे पास 1 है। अंदर वाले पार्ट में देखो फिर से क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा होगा उसका, यहां से देखो फिर से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें मैं क्या कर रहा हूं प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा मैंने ऐड किया, और माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा मैंने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो यहां से इतना वाला पार्ट जो है, इतना वाला पार्ट आपका फिर से क्या दे देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर में लिख सकता हूं, ये जो आपको ग्रीन मार्क दिख रहा है, माइनस टाइम्स देखो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पे माइनस 2 यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स कॉस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब बस आप सिंपली सॉल्व कर लो, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना होगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2, और ये कितना दे देगा आपको 1 दे देगा, है ना। तो ये तो 2 ही हो गया, और यहां से कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 6 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, देखो दोनों टर्म आपका कैंसिल हो गया, है ना, ये दोनों टर्म आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका 1। क्लियर है, कर पाओगे, कर पाओगे, मैथ समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में भी उसी टाइप का है। देखो आपको हिंट में कुछ चीजें लिख के दिया हुआ है, फिर से आपको यहां पे क्या करना है, आपको फिर से वही चीज जनरेट करने का ट्राई करना है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म ही आपको जनरेट करना है। ठीक है, देखो यहां पे जो आपका 26 में देखो cos की पावर 4 पाई बाई 8, ठीक है, प्लस cos की पावर 4 3 पाई बाई 8, ठीक है, प्लस cos की पावर 4 5 पाई बाई 8, cos की पावर 4 5 पाई बाई 8, प्लस cos की पावर 4 7 पाई बाई 8। ठीक है, ये दिया हुआ है। यहां पे अगर आप एंगल को ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, एंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो पाई बाई 2 में से अगर आप पाई बाई 8 को माइनस करते हो तो आपको कितना मिलता है, यहां पे 4 से 4 हो जाएगा 3 पाई बाई 8 मिलेगा। ठीक है, और पाई बाई 2 में से अगर आप 5 पाई बाई 8 माइनस करते हो, ठीक है, यहां पे देखो ध्यान से देखो, ये वाला टर्म जो है इस वाले एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो 7 पाई बाई 8 है, 7 पाई बाई 8 को क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, देखो 7 पाई बाई 8 को मैं पाई माइनस पाई बाई 8 लिखा जा सकता है, ठीक है, और 5 पाई बाई 8 को आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस
3π/8, चेक करो, है ना। और यहां पे देखो cos 4π/8 लिखा हुआ, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, इसमें भी मैंने कोई चेंज नहीं किया। ये वाला जो 5π/8 लिखा हुआ है ना, इस 5π/8 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस 3π/8, और cos पाई माइनस 3π/8 कितना रहता है, माइनस cos x, है ना। तो यहां पे ये वैल्यू को आप क्या लिख पाओगे, cos की पावर 4 3π/8 ही लिखा होगा, है ना। और ये वाला पार्ट आपका क्या लिखा होगा, cos की पावर 4 π/8 ही लिखा होगा, है ना। तो ये दोनों टर्म एक्चुअली में सेम ही है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स cos की पावर 4 π/8 प्लस cos की पावर 4 3π/8, ठीक है। और अब देखो π/2 में से, अगर π/2 में से मैं π/8 को माइनस करता हूं तो आपको कितना मिलेगा, 3π/8 मिलेगा, चेक करना, है ना। तो यानी इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, cos की पावर 4 π/8 प्लस इस 3π/8 के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, π/2 माइनस π/8, है ना। और cos π/2 माइनस थीटा कितना दे देगा, साइन थीटा। तो ये कितना बन जाएगा, साइन की पावर 4 π/8, ठीक है। तो यहां पे देखो फिर से पावर 4 में है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था इसमें मुझे क्या करना होगा, है ना। इसको नेक्स्ट लाइन में मैं लिख देता हूं, 2 टाइम्स, इसको मैं लिखूंगा cos स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर, है ना। देखो सेम जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप का है, और इसमें मैं प्लस 2 साइन स्क्वायर π/8 और cos स्क्वायर π/8 में ऐड करूंगा, और माइनस टाइम्स 2 साइन स्क्वायर π/8 cos स्क्वायर π/8 में सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ में आ रहा है। और इतना वाला पार्ट आपको क्या दे देगा, यहां से यहां का टर्म क्या बन जाएगा, फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर, दिख रहा है। और ये टर्म हमारे पास अलग से बचा हुआ है, तो इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूं, 2 टाइम्स, देखो साइन π/8 इंटू कॉस π/8, ठीक है। और इस पूरे का स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूं, है ना। अलग अलग स्क्वायर लिखा हुआ तो मैंने कंबाइन करके ये लिख दिया। ये वाला पार्ट आपका क्या बन गया, ये वाला पार्ट तो मेरा क्या बन गया, 1 बन गया, है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 1 माइनस 2। और यहां पे देखो ये जो ब्रैकेट है अंदर में मैंने इसको स्क्वायर लिखा है, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहां पे देखो साइन π/8 cos π/8, है ना। ऐसा फॉर्मूला आपके पास कहां पे था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर कहीं पे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप क्या कर दो, उसमें इसको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लो, है ना। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स यही होता है ना, 2 टाइम्स यही होता है। बस इसमें 2 की कमी है, तो ऊपर नीचे मैं क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। यहां पे देखो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया यहां पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे मल्टीप्लाई करने से फायदा ये हो गया कि ऊपर वाला टर्म हमारा क्या दे देगा, साइन ऑफ 2 थीटा। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, π/8 और डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना। और अब देखो ये क्या बन गया, 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू साइन, ये कितना दे देगा, यहां से यहां कैंसिल हो गया, तो ऊपर में कितना हो गया, साइन π/4 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना। और ये कितना हो गया, 2 इंटू 1 माइनस 2, और साइन π/4 की वैल्यू तो आपको पता है कितना हो जाता है, 1/√2, तो ये 1/2√2 का होल स्क्वायर। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस 2 इंटू 1/8, और ये कैंसिल होकर 4 दे देगा, है ना। तो सिंपली बाद में इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 2 इंटू 3/4, है ना। ये कैंसिल होकर 3/4 दे देगा आपको, हमें बस वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। तो ये 3/4 हो गया, और यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से ये कितना दे देगा, 3/2, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए, कर लोगे, समझ में आ गया, ठीक है। चलो
तो अब हम लोग यहां तक आपका क्लियर है, ठीक है। आप लोग आगे के क्वेश्चन भी करते रहना, ठीक है। जो भी डाउट हो वो बताना, तो फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो आपका ट्रिगोनोमेट्री और, है ना, आप ट्रिगोनोमेट्री और, है ना, ट्रिगोनोमेट्री और मैथमेटिकल इंडक्शन दोनों साथ करो, क्योंकि दोनों का टेस्ट एक साथ ही होगा, है ना। तो देखना, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं, तो उसमें एक दो क्वेश्चन होगा, तो वो हम लोग एक ही साथ कंबाइन करके दोनों का टेस्ट साथ में कर लेंगे, है ना। तो इसलिए अभी तक टेस्ट नहीं लिया गया है, तो आप उस दोनों का प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, ठीक है। फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो और भी कोई डाउट हो तो बताना, फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आज हम लोग बस बेसिक वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे अभी तक हमने जो भी नंबर सिस्टम पढ़े हैं, वो नंबर सिस्टम कौन कौन सा था और कौन कौन से नंबर हमने पढ़े हैं। तो स्टार्टिंग जो याद होगा आपको, जब हम लोग सेट्स पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने बताया था, पहले हमने कौन सा नंबर पढ़ा था, एन पढ़ा था। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर, याद है। नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास क्या आया था, होल नंबर। होल नंबर के बाद हमारे पास क्या आया था, इंटीजर, है ना। तो इंटीजर को आई से या जेड से डिनोट करते हैं, तो ये क्या था हमारे पास, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर के बाद हमने क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर, है ना, ये क्या था, रैशनल नंबर। और इसी के साथ हमने इरेशनल नंबर भी साथ में ही पढ़ा था, है ना। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर एक साथ पढ़ा था। और इसके बाद एक और नंबर हमने पढ़ा था, वो कौन सा था, रियल नंबर। तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ये क्या था, रियल नंबर, ठीक है। ये 4-5 टाइप के जो भी नंबर सिस्टम थे हमारे पास, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और इनके बारे में आपको अच्छे से आइडिया है कि कैसे हम इस चीज को लिखते हैं और क्या करते हैं, है कि नहीं। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमें यही पता था कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो इसी रियल नंबर तक लाई करता है। जो भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं वो इसी नंबर में से किसी फॉर्मेट का होता है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास इससे भी बड़ा एक सेट होता है, जिसको हम कौन सा सेट बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना। तो ये क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लियर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अपने आप में एक बहुत सबसे बड़ा सेट है। जितने भी नंबर हैं वो सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में लाई करता है। तो देखो, अगर मैं इसको डायग्राम से थ्रू सॉल्व करने का, बताने का ट्राई करूं, तो देखो ये अगर हमारा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, तो इसके बाहर क्या होगा, कहीं पे होल नंबर होगा, है ना। इसके बाहर इससे बड़ा सेट क्या होगा, इंटीजर का होगा। इससे बड़ा सेट क्या होगा, आपका रैशनल नंबर का होगा, है ना। और इरेशनल नंबर भी यहीं पे कहीं लाई कर रहा होगा। और इससे भी बड़ा सेट क्या होगा, इससे भी बड़ा सेट हमारा रियल नंबर का होगा। और इससे भी बड़ा एक सेट है जो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा था, वही हमें पढ़ना है। ये कौन सा सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेट यहां पे क्या हो रहा है, लाई कर रहा है ना। तो सबसे बड़ा सेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सेट होता है, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया आया कहां से, तो उसके बारे में सोचते हैं हम एक बार, कि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया इस तरीके से निकला कि अगर कोई मुझे ये बोलता कि x² इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम इजीली बता सकते थे, है ना। हमने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया है, 10th में भी सॉल्व किया होगा, है ना। तो अगर कोई मुझे बोलता है कि x² इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम क्या बता पाएंगे, x इक्वल टू +-1, याद है, ये हमें सॉल्व करना आता है। लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछता है ना, कोई हमसे ये पूछता है कि x² इक्वल टू -1 क्या होगा, तो हमें इसे सॉल्व करना अभी तक नहीं आता था, है ना। अभी तक जो भी हमने रियल नंबर पढ़ा था, रियल नंबर में कभी भी हम स्क्वायर के टर्म को -1 के इक्वल सॉल्व नहीं करते हैं। क्यों नहीं सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि x² क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, और ये क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है ना। तो इसका जो है वो सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। कहां सॉल्यूशन नहीं है, दिस हैज नो सॉल्यूशन
है ना, इसका आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन कहां पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा? इन रियल नंबर, है ना। तो अभी तक जो हम लोग सेट पढ़ रहे थे वो हम लोग सिर्फ इतने से ऊपर का ही सेट हमने पढ़ा है ना। तो इस सेट में हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको आप स्क्वायर करोगे तो आपको -1 मिलेगा, है ना। तो आपने रियल नंबर में कोई सा भी नंबर आप चूज कर लो, वहां पे अगर आप कभी स्क्वायर करते हो तो कभी भी आपको नेगेटिव नंबर नहीं मिलता है कि नहीं। तो इसलिए हम बोलते थे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम पढ़ेंगे तो इसका क्या हो सकता है? सॉल्यूशन हो सकता है ना। तो इसी को हम क्या लिखेंगे? दिस हैज अ सॉल्यूशन। कहां पे होगा? इन कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस हैज सॉल्यूशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप के इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं था रियल नंबर में, इसलिए हमें एक और बड़ा सेट बनाना पड़ा जहां पे हम अपने सॉल्यूशन को दिखा सके, है ना। तो ये इस टाइप से सॉल्यूशन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया यहां से आया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में होता किस टाइप का है। ठीक है, जैसे रियल नंबर आपको पता है, रियल नंबर किस टाइप का होता है, हमें दिखाई पड़ता है कि 1 2 3 -1 -1/4, है ना। और कोई भी ऐसा नंबर जो आप सोच सकते हो वो क्या होता है? रियल नंबर होता है कि नहीं। वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात बोलते हैं, ठीक है, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहां पे जनरली किससे डिनोट करेंगे, है ना? जनरली डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, तो जेड से हम इसको डिनोट करेंगे, इस टाइप से जेड लिखा रहता है ना। तो जेड इक्वल टू समथिंग, तो जेड हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो जेड के लिए एक यूनिवर्सल सा नोटेशन है, तो आपको जेड समझ में आना चाहिए कि जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आप x इक्वल टू 1 लिखते हो तो रियल नंबर के लिए हम वेरिएबल एक्स वाई जेड यूज करते हैं, है ना, एक्स वाई यूज करते हैं। लेकिन कहीं भी ये इस टाइप से लिखा रहे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर समझना है। ठीक है, लेकिन हमेशा हमें अपना सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में नहीं बताना है ना। हमेशा हमें अपना आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में नहीं बताना है ना। जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं रहे तब तक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा तभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है। ठीक है, देखो तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिखा जाता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाता है ना। तो लिख लो कॉम्प्लेक्स नंबर इज of the form of a plus ib। ठीक है, यहां पे इस फॉर्मेट को ध्यान से देना, ये किस फॉर्मेट का लिखा जाता है? a प्लस ib के फॉर्मेट का होता है। ठीक है, यहां पे आपको प्लस तो दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दो अलग अलग नंबर क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कंप्लीट अपने आप में क्या है? एक नंबर है ना। जैसे 1 एक नंबर होता है, 2 एक नंबर होता है, वैसे ही a प्लस ib भी क्या है? एक अपने आप में नंबर है। ठीक है, तो मैं भी आगे और एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किस फॉर्म का होगा? ऑलवेज इसी फॉर्म का जो भी कुछ होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और यहां पे जो a और b है वो क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट किस टाइप से होता है? a प्लस ib के फॉर्मेट का होता है ना। और यहां पे a और b क्या होता है? a और b क्या होता है आपका? a और b आपका रियल नंबर को बिलोंग करता है ना। तो a और b बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये दोनों तो रियल नंबर है। ठीक है, और ये जो i है, ये i क्या कहलाता है? ये i क्या कहलाता है? i ये कहलाता है आयोटा, है ना। तो नाम याद रखना इसका। इसको हम क्या पढ़ते कैसे हैं? आयोटा से, और लिखते इस तरीके से, और इसको हम बोलेंगे क्या? आयोटा बोलेंगे। क्लियर है? तो ये आई लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, तो ये आई का नोटेशन है कि इस आई को आप इस तरीके से बोलोगे। और ए और बी क्या है हमारे पास? ए और बी हमारे पास ये रियल नंबर है, दीज आर रियल नंबर। लेकिन इस दोनों फॉर्म को कंबाइन करोगे तभी आपको क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो मैंने जेड लिया, तो जेड को हम कैसे डिनोट करेंगे? a प्लस
आई बी के फॉर्मेट में डिनोट करेंगे, है ना, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में डिनोट करेंगे। तो देखो z अपने आप में क्या है, एक रियल नंबर है प्लस ये i के साथ दूसरा एक नंबर है ना। तो ये z जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, दो टाइप के नंबर को कंबाइन करके बनाया गया है ना। और दो टाइप का नंबर कौन कौन सा है, एक को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर और एक को हम बोलते हैं रियल पार्ट, है ना। यहां पे पार्ट के टर्म्स में बात करेंगे तो देखो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये जो है ये क्या कहलाता है, ये a तो है, यहां पे रियल नंबर ही हमें लिखना है, लेकिन ये क्या कहलाता है, रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, ये क्या हमारा रियल पार्ट ऑफ z। और जो सेकेंड वाला पार्ट है, ये जो b है, इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्लियर है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किससे बना होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लो ये पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हमें यह ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन करके क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर आप समझोगे तो अगर आपको z दिखाना है, ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू समझोगे तो z को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 + 3i, है ना, ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ठीक है, वैसे ही मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं, ये मैंने z1 बताया, ये z2 में ले रहा हूं। ठीक है, z2 में डिफाइन कर सकता हूं -2 - 3i, है ना, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -5i। z3 में ले सकता हूं 7 + 100i, है ना। z4 में ले सकता हूं, है ना, यहां पे मैं नेगेटिव डाल सकता हूं -100, है ना। ऐसे ही मैं -50 + 3i, है ना। तो ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है। देखो जितने भी मैंने फॉर्म लिखे हैं वो किस फॉर्मेट का लिखा हुआ है, a + i फॉर्मेट का लिखा हुआ है। दिख रहा है क्या, a + i फॉर्मेट का लिखा हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है। अगर कोई हमसे पूछेगा, है ना, कोई हमसे पूछता है कि बताओ रियल पार्ट ऑफ z1 क्या होगा, ठीक है, मान लो यहां पे मैं लिखता हूं रियल पार्ट और यहां पे मैं लिखता हूं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि बताओ मुझे कि ये जो पहला नंबर z1 लिखा हुआ है इसका रियल पार्ट क्या होगा, है ना, तो देखो i के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, और प्लस के बाद जो कुछ भी लिखा रहेगा वो जो बच जाएगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो यहां पे रियल पार्ट कितना होगा, 2, और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, 3। समझ में आ रहा है। i को छोड़ के जो बचेगा, i के साथ जो मल्टीप्लाई है, तो i को हटा के जो बचेगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। क्लियर है। वैसे ही सेकेंड वाले के लिए रियल पार्ट कितना होगा, -2, और इमेजिनरी पार्ट हम कितना बोलेंगे, -5, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर किसके फॉर्मेट में लिखा रहता है, a + ib के फॉर्मेट में रहता है ना। तो प्लस के साथ जो बच जाएगा उसको हमको क्या बताना है, इमेजिनरी पार्ट बताना है। वैसे ही थर्ड के लिए रियल पार्ट कितना हो जाएगा, रियल पार्ट 7 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट -100 हो जाएगा। समझ में आ रहा सबको क्या, है ना। वैसे ही z4 के लिए जब बोलेंगे तो z4 में रियल पार्ट कितना होगा, रियल पार्ट -50 होगा और इमेजिनरी पार्ट 3 होगा, है कि नहीं। तो इस टाइप से आप कॉम्प्लेक्स नंबर का, मान लो मैं एक और नंबर ले रहा हूं 2 + √3 + 5i। ठीक है, अगर कोई मुझसे इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पूछता है तो हम क्या बताएंगे, इसका रियल पार्ट कितना होगा 2 + √3 और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा 5, है ना। तो देखो इस i के साथ जो लिखा होगा वही सिर्फ हमारा इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर है कि नहीं, i के साथ जो लिखा होगा सिर्फ वही हमारा क्या है,
इमेजिनरी पार्ट है, बाकी और किसी को हम इमेजिनरी पार्ट नहीं बोलेंगे, है ना। तो इमेजिनरी पार्ट समझने का तरीका बस यही है। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि ये इस तरीके से करते हैं। देखो, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने एक लिया a प्लस आई बी। ठीक है, तो अगर आपको a बताना, a क्या हमारा रियल पार्ट है ना, तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, आर ई ऑफ जेड भी लिखते हैं, है ना। आर ई ऑफ जेड का मतलब क्या हो गया, अगर कहीं पे ये लिखा हो इसका मतलब क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ जेड, है ना, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट ऑफ जेड को इस तरीके से भी लिखते हैं, और रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल होगी। समझ में आ रहा है? और वैसे ही ये इमेजिनरी पार्ट को हम कैसे लिखते हैं, आई एम और ब्रैकेट में जेड लिखते हैं। जो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको इमेजिनरी पार्ट लिखना है उस वाले पार्ट को लिखो, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, है ना। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू कितनी होगी, बी होगी। तो ये चीज अभी हमने सिर्फ बेसिक सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट का आपको दिखाई पड़ता है ना। तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किस फॉर्मेट का होगा, a प्लस आई बी फॉर्मेट का होगा, और इसका एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, है ना। जैसे हमने एग्जांपल में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको ये लिख के बताया, और इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालते हैं वो मैंने लिख के बताया, है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखाई पड़ता है वो मैंने यहां पे आपको लिख के बताया। ठीक है, एक चीज ये याद रखना कि ये यहां पे प्लस माइनस का सिंबल तो लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इसमें ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीट अपने आप में एक नंबर है ना। जैसे आप रियल नंबर में 1 2 3 इस टाइप का आप देखते हो, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 प्लस 3i क्या है, अपने आप में एक सिंगल नंबर है ना। ये एक नंबर है, यहां पे 2 प्लस 3i लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, अपने आप में एक सिंगल नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इसी फॉर्मेट का होता है ना। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि ये यहां पे ऐड हो रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा, और इसको ग्राफ पे प्लॉट करके भी हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, है ना। तो अभी के लिए आपका इस चैप्टर में कोई होमवर्क नहीं है। ठीक है, अभी मैंने बस थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट किया कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और अच्छे तरीके से और भी एग्जांपल लेकर सॉल्व करेंगे, और फिर इसके ऑपरेशंस वगैरह देखेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो अभी के लिए अभी आपका यहाँ पे कुछ होमवर्क नहीं है। होमवर्क बस आपका यही है कि जो आपका प्रैक्टिस शीट है ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है, प्रैक्टिस शीट ट्रिगोनोमेट्री का, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, अप टू कहां तक, अप टू क्वेश्चन नंबर 17 तक। ठीक है, अप टू क्वेश्चन नंबर 17 ये आपको कंप्लीट पार्ट करना है। एक दिन का आपको टाइम भी दिया गया था, है ना, और आज भी आपको कोई होमवर्क नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपको बस यही प्रीवियस वाला पार्ट कंप्लीट करना है, क्योंकि इन दोनों का टेस्ट एक साथ कंबाइन करके होगा। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट आपको अच्छे से करना है, फिर हम लोग इसी को आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो, और थ्योरी वाले पार्ट से आप रिवीजन भी कर सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो बाय।